Hello students, welcome to Biomentors classes online. So today we are going to discuss the next topic in our chapter scalars and vectors. आज के लेक्चर में यहाँ पर परेशानी ये है कि हेडिंग क्या डाली जाए कि भैया आज लेक्चर के लिए थोड़ी सी एक परेशानी वाली बात है। मेनली यहाँ पर जो हम लोगों को चीज़ें डिस्कस करनी है वो कुछ इस प्रकार से, पहले बेसिक में एक दो चीज़ें बता देता हूँ आपको। वो ये है कि आपके पास में कई बार ऐसी चीज़ें आएंगी जैसे कोलीनियर वर्ड आता है, तो कोलीनियर इस वर्ड का मतलब समझिए। कोलीनियर मतलब क्या है? अलोंग वन लाइन। यदि आपके पास में वर्ड आता है कभी कोप्लेनर, मतलब क्या है? एक ही प्लेन के अंदर में, एक ही प्लेन के अंदर में। और यदि आपके पास में कभी कॉन्करेंट वर्ड आता है तो उसका मतलब है एक ही पॉइंट से पास होना है, ठीक है। इसके अलावा आपको छोटे छोटे से क्वेश्चन इसमें वेक्टर वगैरह में रिलेटेड बनते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, हालांकि ये सारी चीजें आप लोगों को फिर से पढ़नी है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। ऐसे बोला जाता है कि जैसे एक 300 मीटर का एक लेंथ का एक और ये 400 मीटर। अब कई लोग बोलेंगे सर ये तो छोटा और ये बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो इसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि एक रेक्टेंगुलर पार्क वगैरह है, यहां पर आपका कोई तो भी पार्टिकल है जो एक पॉइंट से शुरू होता है, ठीक है। एक पॉइंट से क्या करता है? अपनी मोशन को स्टार्ट करता है और इसके अलोंग चलने वाला है। और बोला है कि भैया ये यहां पर पहुंच जाता है, तो यहां पर पहुंच जाता है तो इस दरमियान डिस्टेंस कितनी होगी? तो भैया डिस्टेंस सीधा सीधा होता है 300 400, दोनों को ऐड कर लो, ये आएगा आपके पास में 700 मीटर, ठीक है। और यदि यहीं पर मैं पूछ लेता हूं डिस्प्लेसमेंट, तो देखो डिस्प्लेसमेंट और इसका थोड़ा सा मीनिंग समझा देता हूं बस मैं। ये है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि भैया सीधा सीधा इनिशियल से और फाइनल को जोड़ने वाली लाइन को जाके चेक कीजिए, तो ये वाली जो लाइन बन रही है ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट की लाइन। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो भैया सिंपल तरीका है, ये है 300 का, ये है 400 का, तो ये क्या बनेगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाली साइड कितनी आएगी? अंडर द रूट ऑफ 300 स्क्वायर प्लस का 400 स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपको मिलेगा 500, ठीक है। ये ट्रिपलेट है 3 4 5 वाला, और कुछ नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कई बार है ना, एक और मैं क्वेश्चन की यहां पर बात करता हूं जो वेक्टर्स में आपको कई जगह आपको हो सकता है देखने को मिले। और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपसे बोला जाता है 100 कोप्लेनर फोर्सेस, 100 कोप्लेनर फोर्सेस acts on a particle या फिर जो कुछ भी है, द सेकेंड वेक्टर, या फिर सेकेंड की जगह मुझे यहां पर लिखना चाहिए एवरी, और वेक्टर की जगह लिखना चाहिए फोर्स। एवरी फोर्स मेक्स एन इक्वल एंगल ऑफ π/50 with preceding one। मतलब सवाल सुन लीजिए अब क्या है सवाल ये है, कुछ ऐसा सवाल बनता है आपके पास में कि आपके पास में कुछ कोप्लेनर फोर्सेस दे रखे होते हैं और बोला जाता है कि हर एक फोर्स जो है वो अपने पहले वाले से π/50 का एंगल बना रहा है। सारे की सारे फोर्सेस जो हैं वो कोप्लेनर हैं। सो इनका रिजल्टेंट पूछा जाता है। सो कभी भी यदि ऐसा सवाल हो, अब देखो मैंने तो यहां पे एक सिंपल डेटा ले रखा है, आपको करना क्या है, जो नंबर ऑफ फोर्सेस हैं उसको इस एंगल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपके पास में आएगा 100 इंटू π/50, कितना आंसर आया? 2π। यदि आंसर 2π आता है तो भैया रिजल्टेंट आपको 0 मिलेगा। रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा? 0। अब इसी सेम सवाल को वो क्या बोल सकता है? 10 कोप्लेनर फोर्सेस एंगल π/5, देख लीजिए करके आंसर कितना आएगा? 2π। या फिर बोलेगा कि भैया 10 इक्वल फोर्सेस हैं और उनके बीच का एंगल जो है वो इक्वल है, तो रिजल्टेंट बताइए। कहानी यही है, हर बार बस आपको इसी बात पर फोकस करना है। यदि ये टोटल एंगल जो है, if the total angle is equivalent to 2π, then the resultant will always be equals to what? 0। रिजल्टेंट कितना आएगा? 0 आएगा। और कई बार आपको स्केलर्स एंड वेक्टर्स के सवालों के अंदर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सवाल देखने को मिलेंगे, तो उनसे घबराना नहीं है। डिस्टेंस का मतलब क्या है? बस लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो लेंथ आ रही है उसे दिख दीजिए, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, तो वहां से आपका डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। ये बात क्लियर है?
चलो, अब ये छोटी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप जब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने लगे किसी भी बुक में से उठा के, तो वहां पर पहले दूसरे नंबर पे ये सारी चीजें देखने को मिल जाए और आप घबरा जाएं कि यार सर ने तो ये चीजें पढ़ाई नहीं है। वी विल डिस्कस दीज ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो बट इन द अपकमिंग चैप्टर्स। हम लोगों ने स्केलर्स और वेक्टर को बेसिक मानते हुए हम लोगों ने इसको पढ़ा है। ये बात को ध्यान रखेंगे। अब आज का जो मेन मुद्दा है हमारा, जिसको हम लोगों को यहां पर डिस्कस करना है, वो मुद्दा है रिगार्डिंग अ टॉपिक। कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने लिया है। मान के चलो हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं, एक है ए वेक्टर, एक है बी वेक्टर, और कंडीशन दे रखी है सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। सी वेक्टर बराबर क्या दे रखा है? ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर आपको दे रखा है। अब यदि मैं हर एक वेक्टर के बारे में बात करता हूं तो देखो क्या होगा। ए वेक्टर की यदि मैं बात करूं तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। बी वेक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। सी रिजल्टेंट है जो कि खुद भी एक वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? पहले तो ये बताओ, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। मैंने बोला सही बात है। अब यदि मेरे यहां पर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दूं, मान के चलो इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर गिवन। अब देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर को देने के तरीके कैसे हो सकते हैं? जैसे मैंने दे दिया कि भैया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5, बी का मैग्नीट्यूड है 10 एंड बोथ आर इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। तो बताओ मेरे को क्या सारी चीजें मिल रही हैं? बिल्कुल सही मिल रही हैं। और अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रिजल्टेंट, तो आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे कि भैया इसके लिए जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस प्रकार से हम लोगों को सिखाया गया है। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये चीज सिखाई गई है कि नहीं सिखाई गई? आपने बोला बिल्कुल सही बात है। और यदि मेरे पास में इस डायग्राम को यदि मैं बना लेता हूं ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए, तो मान लीजिए ये ए वेक्टर है तो बी वेक्टर ने यहां पर कहीं एंगल थीटा बनाया होगा, ये वाली बात है, बराबर है। तो इनका जो रिजल्टेंट आ रहा होगा, क्या ये रिजल्टेंट कहीं यहां पर होगा सी वेक्टर, ये वाले एंगल को यदि मैं अल्फा मान लेता हूं तो अल्फा बराबर आता है tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस का बी कॉस थीटा। यदि आपको इसमें परेशानी हो रही तो आप पी और क्यू के फॉर्मेट में भी लेके चल सकते हैं। मतलब मैं कुछ इस प्रकार से बोल सकता हूं क्या कि भैया पी वेक्टर और क्यू वेक्टर गिवन है, ये रहा आपका पी वेक्टर, ये रहा आपके पास में क्यू वेक्टर, ये इनके बीच का एंगल थीटा, और ये है रिजल्टेंट आर वेक्टर जिसने बनाया एंगल अल्फा, और आर वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस का क्यू वेक्टर गिवन है। ठीक है, मिटा देता हूं इस वाले को। यहां पर इस केस में आप लिखोगे आर बराबर पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq कॉस थीटा। एक ही चीज को मैंने दो बार लिखा है और कुछ नहीं है। कई लोगों को क्या ना ए और बी के फॉर्मेट में आंसर याद नहीं रहता, इसके लिए मैंने उनको लिख दिया है और कुछ नहीं है। और ये आएगा tan इनवर्स ऑफ q साइन थीटा अपॉन p प्लस का q कॉस थीटा। क्या ये वाली बात सही है? बोलो फटाफट से, देखो ये सही है कि नहीं। तो मैंने बोला ये तो सही है। तो कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर आप कहना क्या चाहते हैं, उसको जरा खुल के बताइए। तो मैं बोलूँ यार खुल के बताएंगे, जरा तसल्ली रखो थोड़ी सी। ओवरऑल कहानी ये है कि भैया जब इस सिचुएशन में आपको सब कुछ दिया है तो देखो ये ए वेक्टर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड गिवन है और ए वेक्टर मैंने यहां पर बना दिया है, मतलब इसकी डायरेक्शन भी गिवन है। अब मैंने बोला था कि बी वेक्टर ए वेक्टर से थीटा एंगल पर है, तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड दिया है और डायरेक्शन भी दी है। मतलब ए से यदि कोई एंगल बना रहा है मतलब उसकी डायरेक्शन हो गई कि नहीं हो गई? तो बिल्कुल सही बात है, डायरेक्शन भी हो चुकी है हमारे पास में। अब सवाल ये उठता है कि भैया इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो सॉल्व करने के लिए मेरे पास ये तरीका है। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो कहानी में देखो हो क्या रहा है कि आपके पास में इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो कितने वेरिएबल हैं? 1 2 3 4 5 और 6 वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स हैं? 6 वेरिएबल्स आर प्रेजेंट। बोलो सही बात है। जिसमें से कितने गिवन हैं? तो आपने बोला 4 वेरिएबल्स आर गिवन। भैया 4 गिवन थे या नहीं थे? यस और नो। और
2 अननोन थे, यस और नो? आपने बोला सही बात है। यदि मेरे पास में मैथ्स का कॉन्सेप्ट कहता है यदि मेरे पास में एक ही अननोन है तो मैं एक इक्वेशन से सॉल्व कर सकता हूं। 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिए, तो मेरे पास में यहां पे 2 अननोन है तो 2 इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड। 2 इक्वेशंस की जरूरत है। क्या ये 2 इक्वेशंस मेरे पास में हैं? तो आपने बोला यस। देखो ये रही आपकी दोनों इक्वेशन, है क्या दोनों इक्वेशन? या इसे पकड़ लीजिए, देखो एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही। यहां पर देखो गिवन क्या क्या था, ए गिवन था, बी गिवन था और थीटा गिवन था। अननोन क्या था, सी अननोन था और अल्फा अननोन था। यहां पर देखोगे तो पी गिवन है, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर गिवन है और थीटा भी गिवन है। तो आपने आर को और अल्फा को फाइंड किया है, यस और नो? ये बेसिक सी बात आप लोगों के पकड़ में आ गई। यदि पकड़ में आ चुकी है तो बस अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो ओवरऑल कहानी ये है कि भैया देखो ये कहानी तो यहां तक आपको समझ में आ गई होगी कि टोटल 6 वेरिएबल में से 4 वेरिएबल्स गिवन होने चाहिए और 4 वेरिएबल्स यदि गिवन है तो 2 अननोन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? मैंने बोला सही बात है। लेकिन यदि मैं थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखूं तो एक सवाल मेरे मन में आता है। वो सवाल ये है कि भैया ये जो 4 वेरिएबल्स हैं उनको देने का तरीका क्या है? तो पहला तरीका ये हो सकता है कि 2 कंप्लीट वेक्टर्स आर गिवन। 2 कंप्लीट वेक्टर्स आर गिवन। बात समझ में आ रही है? 2 कंप्लीट वेक्टर दे दूं मैंने, मतलब मैंने क्या दे दिया है यहां पर आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट दे दिया, डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट दे दी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड, डायरेक्शन ऑफ सेकंड दे दी। या फिर इसी की तरह से किसी भी तरह से 2 वेक्टर पूरे मैं आपको दे दूं तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो तरीका है देने का वो क्या कर सकता है, एक तो दे दे आपको कंप्लीट वेक्टर, एक आपको उसने दे दिया कंप्लीट वेक्टर, सेकंड की उसने दे दी डायरेक्शन और थर्ड का उसने दे दिया मैग्नीट्यूड। या फिर इसे हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं। क्या ये भी एक तरीका है देने का? इनको रिवर्स भी किया जा सकता है, मतलब सेकंड का मैग्नीट्यूड, थर्ड का डायरेक्शन। देखो एक कंप्लीट वेक्टर दिया है, दूसरे का आपको डायरेक्शन दे रखी है, तीसरे की आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो भी मैं इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूं। क्योंकि देखो एक कंप्लीट वेक्टर दिया मतलब मान के चलो आपको m1 दे दिया, d1 दे दिया, बराबर है। सेकंड की डायरेक्शन दे दी मतलब आपको d2 गिवन है और थर्ड का मैग्नीट्यूड दे दिया मतलब m3 गिवन है। तो बताओ 2 ही जगह तो खाली भरनी है, क्या आप भर पाओगे? सोचो। मैं सिखाऊंगा ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोल दिया तो मैं एक बात मैं जानता हूं कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तो मैं सिखा रहा हूं। बस ये थोड़ा सा मेरी प्रोसीजर थोड़ी लंबी है बताने की, जिससे आपके दिमाग में चलता रहे कि हाँ भैया क्या करने पर क्या होता है। अच्छा तीसरा वे क्या है? तीसरा तरीका ये है कि भैया देखो इनको इंटरचेंज कर दिया। मैंने बोला सही बात है, हमेशा आपको एक वेक्टर तो कंप्लीट चाहिए ही चाहिए। तो एक उसने दे दिया कंप्लीट वेक्टर, क्योंकि 4 चीजें देनी है तो भैया एक तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट बनेगा ही बनेगा। मतलब मान के चलो m1 और d1 आपके पास में मिल गया। अब उसने क्या कर दिया, सेकंड एंड थर्ड की डायरेक्शन दे दी। सेकंड एंड थर्ड की क्या दे दी? डायरेक्शन। मतलब आपको d2 भी दे दिया और d3 भी दे दिया। ठीक है, तो देखो 4 वेरिएबल हो गए क्या? तो आपने बोला सही है, m1 d1 d2 d3, तो 4 वेरिएबल्स हमारे पास में हो चुके हैं। और यदि 4 वेरिएबल्स हो चुके हैं तो मैं इसको अब सॉल्व कर सकता हूं। अच्छा एक और तरीका मेरे दिमाग में आता है, वो ये आता है 4th नंबर पे। एक तो कंप्लीट वेक्टर आएगा ही आएगा, एक तो कंप्लीट वेक्टर आएगा ही आएगा। मतलब m1 भी गिवन है और d1 भी गिवन है। अब देखो इसमें पहला वेक्टर कौन सा, वो बात की बात है, वो हम लोग बाद में देखेंगे अभी। लेकिन उसने क्या किया, सेकंड का एंड थर्ड का मैग्नीट्यूड दे दिया आपको। इसका मतलब ये है उसने m2 दे दिया और m3 दे दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तरीका कभी भी आपके काम नहीं आएगा।
इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये मैं पहले से ही आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि इसमें दो एंगल्स का खेल है, डायरेक्शन आर्बिट्री आ जाएंगी जो आपके किसी काम नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको हमें बता के चल रहा हूं पहले से कि भैया क्वेश्चन या तो इस पैटर्न में मिलेगा, या इस वाले पैटर्न में मिलेगा, या फिर इस वाले पैटर्न में मिलेगा। इस वाले पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि ये थीटा के क्वेश्चन में चले जाएगा और फिर उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हमारे पास में पॉसिबल है, मतलब बहुत सारे आंसर्स निकल के आ सकते हैं, तो उसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज द रेस्ट्रिक्शन। तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन में भी आपको वो डेटा हमेशा ऐसा ही देगा कि इन तीनों फॉर्मेट में से आपको एक डेटा गिवन रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं मैं, जो आगे चल के आपको रिवर बोट प्रॉब्लम में काम में आएंगी। अब ये मान के चलिए कि अभी मैं रिवर बोट प्रॉब्लम ही सिखा रहा हूं आपको, जो कि मोशन इन अ प्लेन का पार्ट है, लेकिन हम लोग यहां पर कुछ उन चीजों को देखेंगे। अब मैंने क्या किया है, मान के चलो, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। एक मैं क्या करता हूं, टेबल बना लेता हूं पहले, ठीक है, टेबल बना ली, ओके। अब इस टेबल के अंदर में मैं नाम रख देता हूं, एक का नाम लिख दिया P, एक का नाम लिख दिया Q, एक का नाम लिख दिया R, और मैंने बोला है कि R वेक्टर बराबर है P वेक्टर प्लस का Q वेक्टर। अब यहां पर इनके मैग्नीट्यूड भी दिए जाएंगे और डायरेक्शन भी दिए जाएंगे। मैंने मान लिया ये है 10 का, ये है 5 का, ये है 5√3 का। इसको मैंने जानबूझ के ईस्ट दिया है। ईस्ट क्यों दिया है, ताकि मैं आपको बता दूं भैया ये रिवर बोट प्रॉब्लम ही है। ये मान के चलो एंगल दे दिया 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अरे रे शिट, मैंने इसको क्यों दे दिया, ठीक है, इतना दे दिया, ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ दे दिया। अब बेसिकली देखो मैं आंसर लिख पा रहा हूं, मतलब मुझे वो याद ही है कि डेटा क्या है, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब जो खाली जगह है वो भरनी है। कंडीशन आपको दे दी, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। जब ऐसा कुछ दिया है तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे किससे, डायग्राम से। तो डायग्राम बनाने के लिए आपने क्या किया, पहले तो ये कोऑर्डिनेट जैसा सिस्टम कुछ तो भी बना लिया, ठीक है, ये बन गए। ये आपका ईस्ट रहेगा, ये आपका नॉर्थ रहेगा, इतनी काम आएगी ज्यादातर आपके। मैंने बोला ठीक है। अब इस पर देखो क्या हो रहा है, 10 और ईस्ट, मतलब मैंने यहां पर एक बनाया ईस्ट डायरेक्शन में जो कि है 10 का, बिल्कुल सही है, ओके। दूसरा देखिए क्या है, 5 का है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है। यदि ये मेरा वेस्ट है तो यहां पर कहीं है, कितने का है, ये है 5 का, और ये है 30 डिग्री का एंगल। अब सवाल ये है कि आपको सॉल्व करना है R वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर प्लस का Q वेक्टर। तो अब सर जी इसमें दिक्कत क्या है, तो इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। मैंने बोला क्या दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है सर, हम लोग लगा देते हैं R बराबर अंडर द रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर प्लस का 2PQ कॉस थीटा। लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता, बिल्कुल सही बात है। यदि मैंने इसको अप्लाई किया तो ये आएगा 10 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 और कॉस, एंगल कितना है, अब ध्यान से देखिए यहां पर एंगल कितना है, ये 5 और ये 10, तो इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। तो आपने बोला कॉस 120, कॉस 120 डिग्री। मैंने बोला याद रखना भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, काम आती है बार बार। कितनी होती है, तो ये होती है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसल, सो 10 5 50 और ये आएगा माइनस का 50, ओके। सो यहां पर देखिए कितना बचेगा, ये आएगा 100 प्लस 25, 125 में से गए 50, तो ये बच रहा है 75। तो इसको सॉल्व करेंगे, 25 या 75, तो 5√3, ठीक है, आ गया अपने आप 5√3, मैंने भर दिया 5√3। अब दूसरा क्या चाहिए आपको, दूसरा चाहिए था एंगल, तो आपने लिखा अल्फा बराबर tan इनवर्स ऑफ Q साइन थीटा अपॉन P प्लस का Q कॉस थीटा। तो आपने लिखा अल्फा बराबर tan इनवर्स ऑफ, सॉल्व करिए अपने आप से, मेरा इंतजार मत कीजिए। आप लोग क्या मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं सॉल्व करके दूंगा तब आप करोगे, ये तो कर सकते हो ना आप लोग, वही चीज है बेसिक। Q है आपके पास में 5 इंटू साइन 120 अपॉन 10 प्लस का 5 कॉस 120। सो अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ,
अब देखो साइन 120 की वैल्यू आपको निकालनी है। साइन 120 मतलब देखिए साइन 90 प्लस 30 मतलब कॉस 30, कॉस 30 मतलब √3/2, तो ये आएगा 5 इंटू √3/2 अपॉन 10 प्लस का 5 इंटू -1/2। तो देखो अल्फा बराबर आएगा 10 इनवर्स ऑफ 5√3/2 होल डिवाइडेड बाई ये -5/2, 10 दूना 20, 15, तो ये आ रहा है आपके पास में 15 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? सॉल्व करिए। यहां पर 2 से 2 कैंसल, 5 से काटोगे 3 बार, √3/3 बचेगा, मतलब आंसर आएगा अल्फा बराबर 10 इनवर्स ऑफ 1/√3, और 1/√3 10 के अंदर में वैल्यू होती है किसकी? 30 डिग्री की। तो अल्फा बराबर आया है 30 डिग्री। तो ये जो 30 डिग्री है बेसिकली कहां से है? फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर कौन? P से। तो भैया P से 30 डिग्री, मतलब ये मैंने बना दिया 30 डिग्री। तो इसका आंसर बोलो क्या आएगा? ये आंसर आ रहा है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या आ रहा है? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया है नहीं आया? पहले तो ये बताओ। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं, जो मैं यहां पर आपको बताऊंगा। अब कैसे? सुनिए, इसी डायग्राम को वापस से मेरे को कॉपी पेस्ट करना है यहां पर। कई लोग बोलेंगे सर दोबारा क्यों बनवा रहे हैं? बना रहा हूं, कुछ तो रहा होगा इसीलिए तो बना रहा हूं। देखो यहां पर थोड़ा लाइट पेन से इसके ऊपर लिख रहा हूं जिससे दिखेगा आपको। ये है 10, ये है यहां पर कितने पर? 30 डिग्री पर 5 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का नया तरीका सीखिए। तरीका क्या करना है? आपको हमेशा लेने हैं कंपोनेंट, और कंपोनेंट करने के पश्चात इसको लेके आना है दो परपेंडिकुलर के फॉर्म में। तो मतलब यह है, इस 5 का एक कंपोनेंट आएगा इधर में, कितना आएगा? 5 sin 30, मतलब ये आ गया 5/2, और ये ऊपर में कितना बनेगा? ये बनेगा 5 cos 30, मतलब आएगा 5√3/2। यहां तक समझ में आया? अब इसको क्या कर दीजिए, इसको आपको कन्वर्ट करना है एक सिंगल डायग्राम के अंदर में। तो ध्यान दीजिए, सिंगल डायग्राम के अंदर में जब आप कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्जन के बाद में ये बचेगा कुछ इस प्रकार से। ऐसे सिर्फ इतना ही बचाना है। ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूं, सिर्फ इतना ही बचाना है। जब इतना सा बचाओगे तो बचेगा क्या? इधर में बचेगा सीधा सीधा 5√3/2। ठीक है, इधर में ये बच गया इतना, और इस साइड में बचेगा कितना? ये 10 है, और ये 5/2 उल्टा लग रहा है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 10 ना 20, तो क्या ये 15/2 है? यस और नो? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। इतना करने के बाद में यहां पर इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना आसान है कि नहीं है? बोलो क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में कैसे निकालते हैं? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट। तो आप निकालोगे r बराबर √5 √3/2 का स्क्वायर प्लस का 15/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। तो देखो 5√3 का स्क्वायर करोगे 25 या 75, 75/4 आएगा, प्लस 15 225 डिवाइडेड बाई 4 आएगा। 225 और 75 कितना हो गया? ये तो हो गया 300 डिवाइड बाई 4। 300 डिवाइड बाई 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 300 डिवाइड बाई 4 को लिख सकता हूं 75। क्लियर है? कैसे आ रहा है फिर से देख लीजिए। 300 डिवाइड बाई 4, तो 2 जीरो को काटोगे तो 300 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 100। 100/4 का मतलब 25, 25 से 75, तो ये अपने आप कितना आएगा? 5√3 आ गया। मैंने बोला सही बात है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहां पर जो रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू 5√3 अपने आप आ गई। अब क्या चाहिए? ये वाला एंगल चाहिए अल्फा। तो भैया ये अल्फा वाला जो एंगल आएगा वो आएगा tan इनवर्स ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। तो ये आएगा 5√3 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 15/2। सॉल्व कर लिए, 2 से 2, 5 से काटोगे 3 बार, 1/√3, मतलब आंसर आएगा 30 डिग्री। तो ये अल्फा बराबर 30 डिग्री होने वाला है। ये मेथड समझ में आई लास्ट वाली? इस मेथड को फिर से देखिए मैंने क्या किया।
आपको क्या करना है, जो फोर्सेस गिवन है या जो वेक्टर्स गिवन है, आप तो वेक्टर मान के चलिए बेसिकली, आगे चल के फोर्सेस में भी यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो ये जो वेक्टर्स गिवन है उनको करना है रिजॉल्व, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में आपको करना है रिजॉल्व। और रिजॉल्व करने के पश्चात आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों के? यदि ये बात समझ में आ गई होगी तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी इस बार तो मैंने सिंपल दिया, दिस इज द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। मान के चलो अब मैं कोई दो दे देता हूं दूसरे वाले, और उस पे हम लोग को कहानी पे चर्चा करनी है। कैसे करेंगे भैया, देखते हैं जरा। अब इस बार कोई तो भी दो दूसरे ले लीजिए। मान के चलो आपको ऐसे गिवन है, यही P है, यही Q है, यही R है। इस बार मान के चलो आपको ये R वाला दे देता हूं। कितना आया था ये याद है क्या आप लोगों को? 5√3 आया था, यस और नो? ओके। और ये आया था 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट आया था। ये 5 मान लो आपको पता है, जो कि है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ में, ठीक है। और सवाल में इक्वेशन तो देगा ही देगा, तो बोलो क्या देगा? इक्वेशन गिवन है कि R वेक्टर बराबर P वेक्टर प्लस का Q वेक्टर, ये गिवन है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि P वेक्टर बराबर R वेक्टर माइनस का Q वेक्टर है, यस और नो? देखो फटाफट से देखो, ये आपको गिवन है, इसमें से ये वाली इक्वेशन दे या ये वाली दे, आपको घबराने की जरूरत है क्या? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तरीका सीखते चले जाइए, एक ही सवाल करवाऊंगा, धीरे धीरे करवा रहा हूं, जिससे क्या है डेटा बिल्कुल सेम लिया गया है, जिससे परेशानी नहीं हो, क्योंकि आपको रिजल्ट मालूम है अभी कितना आएगा, 10 और ईस्ट आने वाला है, वो आपको मालूम है पहले से। अब मैं क्या बोलता हूं कि भैया ये तो सवाल खत्म हो गया। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, P वेक्टर बराबर R वेक्टर प्लस माइनस Q वेक्टर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? पहले इतना बता दो मुझे। कैन आई राइट लाइक दिस? बिल्कुल लिख सकता हूं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसका रीजन ये है कि भैया मुझे कुछ नहीं करना है, कि भैया मुझे माइनस क्यू को आर के अंदर में ऐड करना है, अपने आप रिजल्टेंट आएगा। मतलब सर मतलब नहीं समझ में आ रहा है अभी आप क्या कहना चाहते हैं? तो भैया एक काम करते हैं हम लोग, पहले जो गिवन है पहले मैं उसको बना लेता हूं, जो गिवन है उसे मैं यहां पर बना लेता हूं। बोलो क्या गिवन है? एक आपको गिवन है, फाई वाला गिवन है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ पे। तो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब ये आपको गिवन था, ठीक है, जो कितना है Q वाला, बराबर है? मैंने बोला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या गिवन है? R वाला 5√3 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट पे। तो भैया 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट पे ये 5√3 वाला गिवन है, ठीक है, सही बात है। अब मैंने यहां पर बोला है कि इसको Q वाले को उल्टा करके जोड़ दीजिए। अब सोचिए यदि मैं Q वाले को उल्टा कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? ये इसका मुंह इधर है तो ये वाला मुंह इधर आना चाहिए, मतलब ये बन गया माइनस का Q। बात समझ में आ रही है? यदि ये ऐसा हुआ मतलब ये वाला एंगल अपने आप 30 आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बराबर है? ओके। अब क्या करना है? अब इस वाले Q को पिक्चर में से हटा दीजिए। अब आपके पास में इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको दो स्टेप में कीजिए। पहला स्टेप ये रेड रेड ब्लैक वाला है, अगले स्टेप में Q को हटा दीजिए, माइनस Q को, और इसको क्या है ये था आपके पास में R वेक्टर वाले को, इसको रहने दीजिए। बात हो गई यहां तक? अब क्या करेंगे? देखो डायग्राम पे इस पूरा सवाल सॉल्व होगा ये, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, डायग्राम को फिर से एक बार और बना रहा हूं, लेकिन इस बार थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, ठीक है, ओके। चलो डायग्राम को बड़ा बनाते हैं। तो मैं पहले गिवन वाला ले लेता हूं, ये आ गया 5√3 एंगल 30। दूसरा ये वाला आ गया एंगल 30 5 वाला आ गया। मैंने बोला बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने जो सिखाया था आपको, क्या कंपोनेंट्स ले लीजिए। तो कंपोनेंट्स लेंगे तो देखो मैंने लिए इसके कंपोनेंट में ब्लू कलर से ले रहा हूं, तो ये वाला आएगा 5√3 cos 30। cos 30 का मतलब कितना है? 1/2, मतलब इसका आंसर आ गया 5√3/2। कोई परेशानी? आई डोंट थिंक सो कोई परेशानी होगी। और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? ये आएगा 5√3
sin 30 का मतलब 1/2। अबे दोनों जगह 1/2। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, सॉरी √3/2। तो मतलब cos 30 की वैल्यू √3/2, √3 इंटू √3 3 इंटू 5, मतलब आंसर आएगा 15/2। क्लियर है? ओके, तो ये आएगा, ये वाला आएगा आपके पास में 5√3/2। क्लियर हुआ? अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं, ग्रीन पेन से थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूं। इस वाले का एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर, सही है? ये वाला आएगा 5 cos 30 और 5 cos 30 का मतलब है √3/2, मतलब ये वाला कंपोनेंट आपको मिल रहा है 5√3/2। सही मिला क्या? बिल्कुल सही है। अच्छा, इस वाले कंपोनेंट की बात करो, ये कितना मिलेगा? तो ये मिलेगा 5 sin 30, मतलब 5 इंटू 1/2, मतलब मिल गया 5/2। समझ में आया? बिल्कुल सही है। देखो मैं एक्सप्लेन करते समय बहुत समय ले रहा हूं, ये मैं भी जानता हूं, बट देखिए अब क्या हुआ। अब आप इसको वापस से यदि मैं लेके आता हूं तो देखो क्या हो गया। इस डायरेक्शन में 5√3/2, इस डायरेक्शन में 5√3/2, इस डायरेक्शन में दो हैं, एक है आपका 5/2 और एक है आपका 15/2। अब बताइए सॉल्व करने पर क्या होगा। ये 5/√3/2, 5/√3/2 एक दूसरे को उड़ा देंगे, क्यों? उल्टे लग रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये आएगा कितना? 5/2 प्लस 15/2 मतलब 10, और इसकी डायरेक्शन किधर आई है? ईस्ट। बताइए मैं भर पाया हूं? अब सोचिए, अब मुझे ये मालूम है कि मैं सही कर रहा हूं। क्यों मालूम है मैं सही कर रहा हूं? रीजन एकमात्र, क्योंकि ये टेबल का डेटा मैं नहीं बदल रहा हूं। यदि मैंने टेबल का डेटा बदल दिया तो मैं गलती कर भी गया तो पता ही नहीं लगेगा गलती कर रहा हूं। सिंस आई एम इन अ लर्निंग फेज, तो भैया एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से हम लोग यहां पर कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, ये हमने दो पैटर्न सॉल्व किए, दोनों में दो कंप्लीट वेक्टर गिवन है। एक बार में एडिशन वाला था, एक बार में मैंने सब्ट्रैक्शन वाला तरीका सिखाया। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? उल्टा करके जोड़ना। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, कान में बिठा लीजिए। क्या सब्ट्रैक्शन का मतलब है? उल्टा कर दो वेक्टर को और जोड़ दो, तो भैया वो रहेगा आपका, क्या बोलेंगे इसे, एडिशन ही हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, एक कंप्लीट ले लेते हैं और दूसरे का मैग्नीट्यूड, तीसरे की डायरेक्शन ले लेते हैं, करते हैं। देखो ये पी क्यू आर, ये ठीक है, और आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस का क्यू वेक्टर, ये भी एज इट इज। मैंने इसको कंप्लीट ले लिया, tan ई, ठीक है, tan ई का मतलब 10 और ईस्ट। दूसरे का मैं ले लेता हूं मैग्नीट्यूड, मतलब ये वाला मुझे गिवन है, और तीसरे का मैं ले लेता हूं डायरेक्शन, जो कि कितनी आ रही थी, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये बात समझ में आ गई क्या? यहां तक देखो फटाफट से, यहां तक समझ में आया गया? यहां तक यदि समझ में आया है तो अब स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रोसेस को। कैसे करना है? तो सबसे पहले तो आप बनाइए एक प्यारा सा डायग्राम। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा कि देखो ये ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। अब यहां पर आपका सबसे पहला वाला जो आएगा वो तो आपका बनेगा ही बनेगा। ये आपने इस पे बना दिया, कितने का है? ये है 10 वाला, सही है। अच्छा, पूरा मैग्नीट्यूड कंप्लीट हो गया, मैंने बोला सही बात है। अब यहां पर जरा हम देखते हैं, मैंने क्या बोला, एक 5 वाला है। ये क्या है? 5 किधर है मुझे नहीं मालूम। अब ये आपको आंसर याद नहीं है, आप ऐसे मत कीजिए कि सर हमें तो आंसर याद है, नहीं। अब यहां पर क्या करते हैं, अब देखते हैं, तू थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिजल्टेंट वाला लिखा है, आर वेक्टर इक्वल लिखा है पी वेक्टर प्लस का क्यू वेक्टर, और ये आर आ रहा है यहां पर कहीं तो भी, ठीक है। दिस इज योर आर वेक्टर, जो कि है 30 डिग्री पर, बराबर है कि नहीं? तो इसका डेफिनेट मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो अननोन वाला है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, उसके बारे में मुझे क्या आइडिया हो सकता है? सोचिए क्या आइडिया हो सकता है कि वो कहीं तो भी है। किधर है? 0 से 180 के बीच में कहीं तो भी है, बराबर है कि नहीं? 0 से 180 के बीच में है, तो हम लोग उसे ऐसे ही मैंने इधर में बना दिया। मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड तो 5 और कितना एंगल वेंगल है वो मुझे कुछ पता नहीं है। अब इसको करना है आपको सॉल्व, ओके।
अब सॉल्व करते समय परेशानी बताओ कहां पर आ रही है, क्या परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा है। तो परेशानी बहुत तगड़ी तगड़ी वाली है यहां पर। कैसे कि यदि मैं देखूं यहां पर यदि मैं यहां पर देखूं, ये 10 है, मैंने बोला सही बात है, वो वाला 5 है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इस r के दो कंपोनेंट ले लेता हूं। मैंने बोला ठीक है, r के दो कंपोनेंट। अब देखो ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर निर्भर करेगा सारी चीजें। तो ये एक बात बताओ, इस r के लिए मैंने दो कंपोनेंट लिए, तो इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा r cos 30 बराबर है, मैंने बोला सही बात है। और इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा r sin 30 बराबर है, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इस 5 के लिए मैंने मान लिया ये वाला एंगल है थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा फाई साइन थीटा, और ये वाला आएगा फाई कॉस थीटा। सही है कि नहीं। अब इसको हम लोग वापस एक दूसरे डायग्राम में लेके आते हैं, जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियर व्यू मिलने लगे। क्या क्लियर व्यू मिल रहा है वो भैया ये है कि ये वाला 10 था, उसमें कोई परेशानी नहीं थी। नाउ ये वाले यहां पर हैं, आपके पास में दो हैं, एक तो है r sin 30 और दूसरा है फाई कॉस थीटा बराबर है, मैंने बोला सही है। इस वाले साइड में देखिए ये है फाई साइन थीटा। ये कहानी यहां पर जाके आपको अटका रही है, और ये r तो है ही है जो कि 30 डिग्री पर आपको मिल रहा था। अब क्या हो रहा है सोचिए, यहां पर जाके गाड़ी आपने अटका ली। अब जब गाड़ी यहां पर जाके अटक रही है तो कैसे देखा जाए, कैसे आइडिया लगाया जाए कि भैया क्या होगा। बात समझ में आ रही है। तो सर ये तो परेशानी वाली बात हो गई, यहां पर जाके तो हमारी गाड़ी अटक गई। अब इतना तो मुझे मालूम है कि यार आर वेक्टर जो है वो है पी वेक्टर प्लस का क्यू वेक्टर। आर वेक्टर जो है वो है पी वेक्टर प्लस का क्यू वेक्टर, जो कि मैं क्लियरली देख पा रहा हूं यहां पर यहां पर परेशानी क्या हो रही है कि भैया वो 5 वाले का कुछ किया नहीं जा रहा है, आर वाला फिर अपनी जगह अटक रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि इसके बारे में सोचते हैं। तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में चाहिए, इसका मतलब क्या है कि ये साइड में नहीं होना चाहिए बराबर है। रिजल्टेंट यहां पर आ रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ भी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। यस और नो। तो मैंने बोला ये वाली बात तो सही लग रही है, और यदि मैं ये वाली बात को सही करता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, एक बार फिर से देखते हैं। फाई बराबर हाँ सॉरी, इसका ये कंपोनेंट लेना ही, इसका कंपोनेंट तो लिखा ही नहीं हम लोगों ने इधर, आर कॉस 30, तभी बोलो ऐसा कैसे हो रहा है। हाँ तो भैया देखो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि श्योरली कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ नहीं होना चाहिए, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ नहीं होना चाहिए मतलब आपके पास में मिलना चाहिए फाई साइन थीटा बराबर 10 प्लस का आर कॉस 30 का मतलब है √3/2। क्लियर है। अब यहां पर देखते हैं हम लोग, यहां तो मैं कुछ सॉल्व भी नहीं कर पा रहा हूं, यहां पर मैं सॉल्व कर पा रहा हूं क्या, नहीं कर पा रहा हूं। अच्छा दूसरा देखिए, यदि रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में मतलब, अब देखो ऊपर ऊपर तो मिल रहे हैं, नीचे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है बराबर है। आर साइन 30 ऊपर मिल रहा है, फाई कॉस थीटा ऊपर मिल रहा है, तो यहां से यदि मैं देखता हूं तो मुझे मिल रहा है कि आर साइन 30 एक प्लस का फाई कॉस थीटा बराबर 0 मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये दो इक्वेशन मिल रही हैं, दोनों में मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं। तो एक काम करता हूं मैं यहां से कि भैया देखो, या तो मैं साइन थीटा की वैल्यू लिख दूं यहां से, तो साइन थीटा तो नहीं लिख पा रहा हूं, कॉस थीटा है तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो आर की लिख सकता हूं क्या, तो मैं लिख सकता हूं r/2 बराबर माइनस का फाई कॉस थीटा, मतलब आर बराबर मैं लिख पा रहा हूं माइनस का 10 कॉस थीटा। सही है कि नहीं। देखो ये इधर इधर जाएगा तो आर बराबर -10 कॉस थीटा। हाँ इससे मेरा कुछ काम बन रहा है क्या, तो भैया इससे मेरा काम तो बन रहा है, लेकिन अगेन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ही जाके गाड़ी अटकी है। उसका रीजन ये है कि देखो r बराबर -10 कॉस थीटा, तो यहां पर लिखोगे तो आपको मिलेगा फाई साइन थीटा इक्वल्स टू 10 प्लस का r की जगह लिखा
-10 cos थीटा इंटू √3/2। ओहो ओहो ओहो, ये तो साइन थीटा और कॉस थीटा की इक्वेशन बन गई। यहां पर देखोगे तो क्या आएगा, फाइ साइन थीटा, इसको 2 से काटोगे तो ये बनेगा 5, इधर लेके आओगे तो आएगा फाइ √3 कॉस थीटा बराबर 10। सही है कि नहीं? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब इसको जरा सा और सॉल्व करने के लिए क्या करता हूं मैं, फाइ से करता हूं डिवाइड। तो ये बनेगा साइन थीटा प्लस का ये बनेगा कितना, √3 कॉस थीटा बराबर 2। सही है, 5 से डिवाइड किया है। ओके, अब मैं एक स्टेप और करता हूं। देखो ये स्टेप है ना, आपको आगे चल के भविष्य में काम आएगा। वो ये है कि मैं इधर में 1/2, इधर में 1/2 और इधर में 1/2 कर देता हूं, तो 2 कट जाएगा। अब देखो ये क्या बनेगा, 1/2 साइन थीटा √3/2 कॉस थीटा बनेगा। मैंने बोला ये वाली बात भी सही है। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1/2 को क्या मैं कॉस 60 लिख सकता हूं? तो भैया कॉस 60 साइन थीटा प्लस का साइन 60 कॉस थीटा बराबर 1 आ रहा है क्या? मैंने बोला बिल्कुल सही है। क्या मैं इसे साइन थीटा प्लस का 60 बराबर साइन 90 लिख सकता हूं? मैंने बोला बिल्कुल सही है। साइन से साइन कैंसल, तो थीटा बराबर आंसर 30 डिग्री आ रहा है क्या? देखो फटाफट से देखो, थीटा बराबर 30 डिग्री आ रहा है क्या? मतलब आपका एक काम मिल गया है, ये है 30 डिग्री। और देखो जब आपने सॉल्व कर रहे थे तो थीटा यहां से पकड़ा है और थीटा यहां से पकड़ा है, तो 30 डिग्री हो गया ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ। बात को पकड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब क्या बचा बताओ? अब तो कुछ नहीं बचा, 10 और 5 वाला मालूम हो गया है, तो वहां से रिजल्टेंट अब निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? क्योंकि देखो अब आपको ये वाला एंगल पता लग चुका है। लग चुका है कि नहीं पता लग चुका है? बिल्कुल लग चुका है। मतलब अब आप आर इजीली निकाल सकते हो। या फिर थीटा की वैल्यू 30 यहां पर रख दीजिए, तो थीटा यहां पर रखोगे साइन 30 तो कितना आएगा, 5/2। ये है 5/2, इसको इधर उधर लेके जाओ, सॉल्व करो, आर का आंसर आपको मिल जाएगा, जो कि कितना आने वाला था, 5√3 ही आने वाला था। यहां तक कोई परेशानी हुई क्या? देखो ये कैलकुलेशन में बहुत परेशानी हुई होगी, मैं जानता हूं। अब कई लोग बोलेंगे सर ये आपने लिख दिया, हमें कैसे पता लगेगा एग्जाम में? तो भैया हर बार आपको ऐसा ही मिलेगा, कुछ तो भी ऐसी चीज है। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर 1/2 लिखा है ना आपने, 1/2 को आपने cos 60 क्यों लिख रहे हो? मेरी इच्छा नहीं है cos 60 लिखने की। तो मैं बोलूंगा भैया आपकी इच्छा क्या है? फिर सर मैं तो साइन 30 लिखूंगा। मैं बोलूंगा यार ये तो तुमने उलझा दिया। बोले सर कैसे उलझा? आप कीजिए ना, आपको कैसे पता लगा कि cos 60 लूं मैं? मेरी मर्जी, मैं नहीं लेता cos 60, मैं तो साइन 30 लूंगा। मैं बोला यार काम करते हैं तो फिर साइन 30 ले लेते हैं। अब इसको साइन 30 लिया, ये साइन थीटा हुआ, प्लस अब इस बार ध्यान ये देना है कि यदि इस वाले को साइन लिया है तो अगले वाले को फिर कॉस ही लेना पड़ेगा। देखो ये क्या है ना, फॉर्मूले होते हैं, 4 फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में लिखवाए गए फॉर्मूले बुकलेट्स के अंदर में मिलेंगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो वो 4 फॉर्मूले ही बनने चाहिए, इसी हिसाब से अरेंजमेंट करना है। मतलब ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला मैंने यहां पर बना रहा था। तो जब यदि यहां पर आपने साइन ले लिया तो ये साइन ए साइन बी हो गया, मतलब अगला वाला कॉस ही लेना पड़ेगा। और जब कॉस लोगे तो ये आएगा कॉस 30 और कॉस थीटा बराबर कितना आएगा, 1। सो यहां पर आपके पास में बनेगा कॉस ऑफ थीटा माइनस 30 या 30 माइनस थीटा बराबर ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस 0। क्यों? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अब देखो अपने आप सॉल्व करके थीटा 30 डिग्री आ रहा है क्या? अपने आप आएगा। यदि आप सोच रहे हो कि सर कि कोई हार्ड एंड फास्ट स्टैंडर्ड रूल है, ये तो सवाल पता था इसलिए कर लिया, तो कोई नहीं है भैया, ये बिल्कुल प्रैक्टिस है, सिंपल प्योरली प्रैक्टिस। ये समझ में आया क्या मेथड? मतलब यदि दूसरे का मैग्नीट्यूड तीसरे का डायरेक्शन किया मैंने, अच्छा उल्टा कर लो, तीसरे का मैग्नीट्यूड दूसरे की डायरेक्शन, आपको खुद से करके देखना है। वी डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम कि भैया हर एक पैटर्न को मैं करवाऊंगा। मेथड समझ में आनी चाहिए बस। अब क्या होगा, मान के चलो, मैं अगले पेज पे जाता हूं, आपके पास में ऐसा होता, ठीक है, ये P है, ये Q है, ये R है, कोई जरूरी थोड़ी है ऊपर वाला ही पूरा दे, कोई जरूरी नहीं है। ये नीचे वाला दे दिया 5√3
30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट दे दिया, ये वाला दे दिया 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ वाला दे दिया, और ये 10 दे दिया। कर लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक कंप्लीट वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड और एक की डायरेक्शन। अब इस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेम डेटा दिया है जिससे आप कर सको। अप्रोच मैंने अभी आपको सिखाई है, और कंडीशन यही है आपको हमेशा, जनरल कंडीशन यही है, आर वेक्टर बराबर का पी वेक्टर प्लस का क्यू वेक्टर। अब यदि इसमें कोई परेशानी होती है तो क्या करेंगे, डायग्राम बनाओगे, बिल्कुल उसी वे में सॉल्व करना है जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है। अप्रोच को पकड़ना है, अप्रोच को पकड़ना है। यदि अप्रोच को पकड़ लिया तो आपके सवाल सही होंगे। क्लियर है? चलो एक और लास्ट वैरायटी बची है, उसको हम लोग जरा क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। और वो क्या है कि मान के चलो मेरे पास में पी क्यू और आर है, ठीक है। अब एक कंप्लीट वेक्टर तो देगा ही, कोई सा भी दे दो। चलो इस बार इससे हम लोग कर लेते हैं। 5√3 है, ये था 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और मैं डायरेक्शन दे रहा हूं बस। क्या है इसकी डायरेक्शन कितनी है, इसकी डायरेक्शन कितनी है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, और इसकी डायरेक्शन आई थी ईस्ट, ठीक है। ये दे दिया। इस बार करो सॉल्व, कुछ नहीं करना। सबसे पहला बेसिक काम तो ये कि आपको पहला बेसिक डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। जो गिवन है उसके बेसिस पर आपने डायग्राम बनाया। सर गिवन है ही क्या, दिख क्या रहा है आपको जो गिवन वाली चीजें? मैं बोला ऐसा थोड़ी है, क्यों नहीं दिख रहा है? देखो बनाओगे तो सब कुछ मिलेगा। मैंने बोला कैसे सर जी? तो देखो मैंने पहले बनाया, ये रहा ईस्ट डायरेक्शन में अननोन है एक्स, मुझे मालूम ही नहीं कितना है। मैंने बोला ठीक है। दूसरा है 30 डिग्री, तो मैं इसको एक्स और इसको वाई मान के सॉल्व कर रहा हूं। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ मेरे पास में ये है 30 डिग्री पर, और ये है वाई। मैंने बोला सही बात है। और एक और है, वो ये है, ये वाला दे रखा है 30 डिग्री पर 5√3 का। क्लियर है? इतना तो दे ही रखा है ना। मैंने बोला सही बात है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने का तरीका वही है। कैसे? कंपोनेंट लो, सॉल्व करो। कंडीशन वही है, आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस का क्यू वेक्टर। नहीं तो पता लगा कोई कंडीशन ही नई वाली कंडीशन सॉल्व करने बैठ गए आप लोग। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल इसी पे फोकस रखना है। अब देखो मैंने क्या बोला कि भैया इसका कंपोनेंट निकालता हूं, तो इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा y sin 30 बराबर है, मतलब आएगा इक्वल्स टू y/2, और इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा y cos 30 मतलब आएगा √3y/2। मैंने बोला सही बात है, यस और नो? अच्छा इसके कंपोनेंट करिए, तो 5√3 का ये वाला कंपोनेंट आएगा 5√3 cos 30। 5√3 cos 30 का मतलब बोलो फटाफट से, cos 30 √3/2, तो √3 3 5 15, तो ये आएगा 15/2। और इसका इधर वाला कंपोनेंट जो लेंगे वो कितना आएगा, फटाफट बोलो? मैं लूंगा 5√3 sin 30 मतलब आएगा 5√3/2। अब वापस से करना क्या है आपको, काम वही करना है, जो ये घसड़पट्टी हुई है यहां पर उसको अच्छे से जमा लीजिए। कई लोग सोचते होंगे सर कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, भाषा शैली सर की थोड़ी सी अजीब है। मैं बोला कोई बात नहीं, समझ में आने से मतलब है। ये आया मेरे पास में 15/2 का, क्लियर है? और इधर में मुझे मिल रहा है y/2 का। मैंने बोला सही बात है। ओके, इसको इधर में यदि मैं देखता हूं तो एक तो है मेरे पास में √3y/2 का, और एक है मेरे पास में 5√3/2 का। यस और नो? मैंने बोला सही बात है। अब यहां पर देखो एक बात को पकड़िए, वो क्या है, रिजल्टेंट है r इज इक्वल टू 5√3/2। यस और नो? मैंने बोला सही बात है। यदि मैं ऐसे करता हूं, यदि अब देखो कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर y/2 इक्वल टू 15/2 कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। यहां पर इनका रिजल्टेंट भैया जिंदा है 5√3। अब आप सोचिए रिजल्टेंट 5√3 कब आएगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसको दो पार्ट्स में लेके आएंगे। तो देखो ये वाला पार्ट कितना आएगा, ये आएगा 15/2 माइनस का y/2, बराबर है कि नहीं? मैंने बोला सही बात है। अच्छा इधर में x भी चल रहा है, यस और नो? सही चल रहा है ना? यस।
और दूसरा है शिट, थोड़ा सा मैं यहां पर एक ओवर एक्साइटमेंट में थोड़ी सी एक जल्दबाजी में एक गलती कर बैठा। वो क्या है मैं बताता हूं। 5√3 को हम लोगों ने पहले ये सब कंपोनेंट डाल के सॉल्व कर ले, 3 वेक्टर बना बैठा मैं इसके अंदर में। तभी मैं सोचा यार एक्स कहां गायब होगा, एक्स कहीं दिख ही नहीं रहा, एक्स कहीं दिख ही नहीं रहा, एक्स दिखेगा कैसे। मैंने एक्स को तो वहां पे ले लिया, लेकिन यहां पर आगे मैं चलाया ही नहीं, मैंने सीधा ही सॉल्व कर दिया। अब देखो मैं क्या करता हूं, गलती जो करी है उसको सुधारना तो पड़ेगा। तो इसको सुधारने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले इतना सारा सब कुछ मिटाना पड़ेगा और इसको यहां से, अबे चलो ये मिट गया। चलो भाई मिट गया। अब देखो यहां पर वापस से आ जाओ, पहले इंपॉर्टेंट चीजों को, पहले वापस से मेन चीज को बना लेते हैं। मेन चीज क्या थी। अब कई लोग बोलेंगे सर जब आप गलती कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे क्या। मतलब यार गलती तो सब करेंगे, आप भी करोगे मैं भी करूंगा, ऐसा थोड़ी नहीं करेंगे। अब यहां पर देखो जरा, पहली मेन बात कि इसके अंदर में मैंने क्या लिया, सिर्फ एक को ही बना रहा हूं मैं, और वो एक है आपका 5√3 वाला। ठीक है, दिस इज 5√3 और ये एंगल है 30 डिग्री का। इसका ये कंपोनेंट आएगा 5√3 cos 30। कई लोग बोलेंगे सर वही सेम चीज आप रिपीट कर रहे हो, कुछ तो भी कर रहा हूँ तभी बता रहा हूं आपको। यहां पर ये वाला आएगा 5√3 sin 30, मतलब ये वाला आएगा 5√3/2। सही बात है कि नहीं। ये कौन है, ये रिजल्टेंट है जिसके बारे में मुझे आइडिया है। और दूसरा देखो क्या है, दूसरा मैंने क्या किया, जो अननोन वाले थे उनको सिर्फ लिया इस बार। जब अननोन वालों को मैं ले रहा हूं तो अननोन वाले में एक तो है ये वाला x, और दूसरा क्या है, एक ये है जो कि है y/2 का, और ये वाला है √3y/2 वाला। क्लियर है कि नहीं। मैंने बोला सही बात है। अब यहां पर इस डायग्राम को और इस डायग्राम को करो कंपेयर। कौन से वाले डायग्राम को कंपेयर करने की बात कर रहा हूं, कंपेयर दिस इज द डायग्राम ऑफ रिजल्टेंट, यस और नो। मैंने बोला सही बात है। ये किसका डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ अननोन। मतलब अननोन वाली चीजें और ये नोन वाली चीजें आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। और यदि ऐसा होना चाहिए तो इसका मतलब देखो, दिस 5√3/2 शुड बी इक्वल्स टू √3y/2। 2 से 2 कैंसल, तो y शुड बी इक्वल्स टू 5। मिला क्या आपको, देखिए मिल गया। और एक और पॉइंट रह गया, कौन सा, इनको इक्वल कीजिए। सर इसको इक्वल कैसे करें, y/2 का मुंह इधर है, x का मुंह इधर है। अरे भैया इसको यहां से उठा के इधर लेके आ जाओ। कैसे लेके आओगे, तो ये बन जाएगा x - y/2 और ये √3y/2 एज इट इज। तो आप लिखोगे x - y/2 बराबर 15/2। सो यहां पर लिखेंगे तो x - 5/2 बराबर 15/2। तो भैया x का आंसर आएगा कितना, 20/2 मतलब 10। मिल गए क्या x और y। सो ये है आपकी पूरी मेथड जो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन करी है। ठीक है, यदि सब्ट्रैक्शन का खेल के लिए मैंने पहला ही एक सवाल डबल करवाया था, पहले PQR लिए और बाद में रिजल्टेंट और वो दे के फिर मैंने सॉल्व करवाया था। अब देखो ये टेबल लिया है मैंने, इसका फायदा मुझे क्या हुआ, जैसे अभी इस सवाल को जब मैं कर रहा था मैंने एक डायग्राम में गलती कर दी थी, क्या, अननोन और नोन को एक साथ ही ले लिया था। मतलब देखो इट इज द अप्रोच एंड नथिंग एल्स। आपके दिमाग में होना चाहिए रिजल्टेंट कहां भाग रहा है, रिजल्टेंट किस बेसिस पर है। देखो हर डायग्राम में, चाहे किसी भी डायग्राम में चले जाओ, इस क्वेश्चन में मैंने क्या हुआ था, इस क्वेश्चन में मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें पता थी, क्योंकि मेरी इक्वेशन है r वेक्टर बराबर p वेक्टर प्लस q वेक्टर। तो मैंने अननोन x और y को रिजल्टेंट के इक्वल डालने की कोशिश करी। इससे पहले वाले में क्या आ गया, इससे पहले वाले में क्या हो रहा था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं मालूम था लेकिन डायरेक्शन मालूम थी। तो मैंने क्या देखा यहां पर कि इसको जब मैं सॉल्व कर रहा था तो ये रिजल्टेंट कोई अननोन घूमी जा रहा है, घूमे जा रहा है। मैंने इक्वेशंस बनाई और इक्वेशन से सॉल्व करी, क्योंकि मुझे पता लगा ये रिजल्टेंट का जो भी चीज होगी, रिजल्टेंट का ये वाला मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, ये आपस में बराबर आने चाहिए, क्योंकि रिजल्टेंट तो है ही नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बराबर है। मतलब यहां पे किया ना 10 + r√3/2 इक्वल्स टू 5 sin थीटा, क्योंकि रिजल्टेंट तो ऊपर है, इस लाइन पे है ही नहीं ना हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो मैंने इसको इक्वेट किया। और
दूसरा मैंने इक्वेशन जो बनाई थी वो क्या बनाई थी, आर साइन थीटा प्लस फाइव कॉस थीटा बराबर 0। रिजल्टेंट इस लाइन पे भी नहीं है, मतलब इस लाइन पे भी कुछ नहीं होना चाहिए, वो बीच में कहीं आना चाहिए, तो इन दोनों को सॉल्व किया। बात समझ में आ रही है। अच्छा अगले वाले, इससे पहले वाले में क्या किया मैंने, इससे पहले वाले में रिजल्टेंट और वो सब चीजें थी, तो मतलब मेरे पास सवाल था पी वेक्टर बराबर आर वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। तो मैंने यहां पर एक सब्ट्रैक्शन का भी सवाल करवाया आप लोगों को, जिससे आप लोग सब्ट्रैक्शन को एडिशन के तरीके से सॉल्व कर सकें। और इससे पहले क्या किया था, इससे पहले एक सिंपल सा सवाल था जिसको ये स्टैंडर्ड मेथड से तो मैं जानता था, उसको मैंने कंपोनेंट में तोड़ के आपको सॉल्व करना सिखाया। अब एक बात बताओ, कहीं पर कोई लग रही है कि वही कंफ्यूजन है? जैसे सब्ट्रैक्शन का सवाल है, पी वेक्टर वेक्टर बराबर आर वेक्टर प्लस का माइनस ऑफ क्यू वेक्टर, मतलब मैंने क्या बोला, उल्टा करके जोड़ लो, कहानी वैसी बनने लगेगी, बिल्कुल सेम टू सेम। यस और नो? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, दिस इज द वे टू डील विद द क्वेश्चंस। मतलब यदि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये तरीकों को फॉलो करना है। अब देखो ये टोटली आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत पर, आपके लॉजिक को इस्तेमाल करने पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक नए लॉजिक के साथ में आपके सामने आएगा। क्योंकि देखो जैसी कुछ चीजें बदलोगे इसके अंदर में, तो आपको अप्रोच पकड़नी कि मैं क्या अप्रोच लगा सकता हूं। अप्रोच को पकड़िए। आर अननोन था यहां पर, मैंने किया कि नहीं किया? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मतलब हॉरिजॉन्टल को गायब कर देना, वर्टिकल को गायब कर देना, बीच में कहीं तो भी रखना था। मैंने उस मेथड से गया, मतलब फाइव साइन थीटा इक्वल टू आर टेन प्लस का आर कॉस 30 मतलब √3/2 से किया। इसको इक्वेशन बनाई एक, दूसरी इक्वेशन मेरे को बनी यार वर्टिकल में भी कुछ नहीं होना चाहिए था, तो वर्टिकल से मैंने निकाला, तो थीटा सॉल्व करके 30 डिग्री आ गया, मैंने कर लिया इसको। जो दूसरा मैंने आपको ये वाला करने को दिया, इसको भी चाहे तो आप कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। लास्ट वाले में मैंने क्या बोला था, ये दो मैग्नीट्यूड गायब है, डायरेक्शन वाला, तो डायरेक्शन वाला किया। डायरेक्शन वाला आसान है, ज्यादा आसान है, क्योंकि डायरेक्शन वाले में कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। नाउ अब आपको एक क्लियर बात बता दूं, ऑल दीज थिंग्स विल बी यूज्ड व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, विंड प्लेन प्रॉब्लम, ये बहुत तमाम तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। उसमें सबसे फेमस टाइप जो आता है वो ये होता है। इस टाइप पे फोकस कीजिएगा ज्यादा, क्योंकि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बाद में जब अप्रोच आएगी तो तब हम लोग फास्ट कर रहे होंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए। एक बार रिजल्टेंट को ले लीजिए और एक बार अननोन को ले लीजिए, इक्वेट कर दीजिए, आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। सो इसी के साथ में अपने आज के इस लेक्चर को हम लोग यहां पर समाप्त करेंगे। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.